नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो जाने के बाद 2026 में भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। नॉर्थ ईस्ट से पश्चिम बंगाल और असम में, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरला में विधानसभा चुनाव होना है। और उस विधानसभा चुनाव का एक तरह से आगाज हो गया है, जैसा कि वहां उन राज्यों में घटनाक्रम चल रहा है। प्रदीप जी, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की एक बड़े राज्य तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और तमिलनाडु में अयोध्या कार्ड खेला जा रहा है। अयोध्या फिर से चर्चा में है। हम जानना चाहेंगे प्रदीप जी से, तमिलनाडु में अयोध्या कार्ड का क्या मतलब है? देखिए निशित जी, जहां तक देश में जिस किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी मुख्य भूमिका में रहती है तो निश्चित है कहीं ना कहीं उसमें जो राष्ट्रवाद का कार्ड है, जो धार्मिक कार्ड है, हिंदू ध्रुवीकरण का कार्ड है, वो कार्ड तो रहता ही है। अभी आप देख रहे हैं जैसे बिहार में जब चुनाव संपन्न हुआ है तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना? जब कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, वोटर अधिकार यात्रा की राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने और एसआईआर के बहाने मुसलमानों के वोट काटे जाने का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने उसकी प्रतिक्रिया में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हाँ। ठीक है, अब बंगाल में चुनाव है तो देखा आपने कि हुमायूं कबीर और जो टीएमसी के पूर्व विधायक है उनको टीएमसी से निकाल दिया गया है, तो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा दिया। और तमिलनाडु में भी दिक्कत यह है कि बीजेपी अगर ना भी चाहे तब भी बीजेपी विरोधी दल, जैसा आपने देखा कि बीजेपी के विरोधी दल भी उसी प्लेटफॉर्म पर लेकर बीजेपी को आ जाते हैं जहां बीजेपी के लिए मैच खेलना जो है बहुत ही आसान हो जाता है। बीजेपी के पिच पर ही आ जाते हैं। अब देखिए बिहार में क्या हुआ, बिहार में बीजेपी को मौका मिला तब ना जब एसआईआर का मुद्दा बनाया गया चुनाव में, वोट चोरी का मामला बनाया गया। वोट चोरी के मामले ने अन्य मुद्दों को गायब कर दिया। ठीक है, तो जब वोट चोरी का मामला आया तो बीजेपी ने सीधा बांग्लादेशी घुसपैठ को आगे कर दिया उसके मामले में मुकाबले। अब बंगाल में जब ममता बनर्जी ने वही वोट चोरी, वही एसआईआर का मुद्दा लेकर आई, और ममता बनर्जी के ही एक विधायक, टीएमसी के ही एक विधायक हुमायूं कबीर ने वहां बाबरी मस्जिद, चूंकि ममता बनर्जी की पार्टी में कई मुसलमान नेताओं को यह डर था कि ओवैसी जो खेल बिहार में किया है ओवैसी ने, वही खेल बंगाल में हो सकता है, तो उसके बचाव के लिए, उसके तोड़ के लिए बंगाल में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया। लेकिन जब ममता बनर्जी को लगा कि यह मुद्दा हाथ से निकलता जा रहा है, अब बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर कहीं इसका फायदा बीजेपी ना उठा ले, तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि झटपट में हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया। अब बीजेपी उसके बदले में बंगाल में क्या की कि कोलकाता में 5 लाख लोगों को जुटाकर जो है कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां गीता पाठ का, सामूहिक गीता पाठ का, जिसमें 5 लाख से अधिक लोग उपस्थित थे। तो उसमें उपस्थित रहे लोगों में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के जो मठाधीश है, उसके अलावा बाबा रामदेव, साध्वी ऋतंबरा सब मौजूद थे। अब देखिए, अब वहां बीजेपी को यह मौका जो मिला वो किसने दिया? उसी तरीके से तमिलनाडु में, अब देखिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि दक्षिण भारत बीजेपी के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। दक्षिण भारत में केवल एक राज्य कर्नाटक जहां बीजेपी अपना पैठ बना पाई है, उसके अलावा और किसी राज्य में बीजेपी का कोई पैठ नहीं बना। आप जानते हैं कि केरल में लगभग 50% आबादी है मुसलमान और क्रिश्चियन की। ठीक है, तो वहां बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है पैठ बना पाना। कर्नाटक में बीजेपी आप कह सकते हैं कि बराबर की पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। कभी एक बार बीजेपी कभी कांग्रेस सत्ता में आना जाना लगा रहता है। तेलंगाना वह राज्य है दक्षिण भारत में जहां बीजेपी अब कभी भी माने किसी भी चुनाव में सत्ता में आ जाए तो भारी बात नहीं है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी कमजोर है, वहां पर कंप्लीट निर्भर है चंद्रबाबू नायडू पर। लेकिन तमिलनाडु वह राज्य है जहां पर बीजेपी अपने लिए कुछ संभावना देख रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी सत्ता में आने की बात कर रही होगी। हाँ, यह बात संभव है कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके और कुछ स्थानीय राजनीतिक दल जैसे पीएमके हैं और
और कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसके सहारे बीजेपी वहां पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। आपने देखा उसी क्रम में बीजेपी ने उपराष्ट्रपति भी सीपी राधाकृष्णन को बनाया, एक तमिलनाडु के व्यक्ति को। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी जो चर्चा नाम में चल रहा है वो तमिल सुसुंदर राजन का नाम चल रहा है, महिला नेत्री है बीजेपी की। इमोशनल कार्ड खेलने का हाँ, तो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का बीजेपी प्रयास कर रही है। ठीक है, वहां पर हमने देखा कि अन्ना मलाई एक रिजाइन किया हुआ जो आईपीएस ऑफिसर, जिसकी छवि एक कड़क आईपीएस ऑफिसर की थी, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपना वोट जो है 2% से सीधे 10%, 12% तक लोकसभा चुनाव में बढ़ाने में कामयाब रही। अब बीजेपी अब उससे आगे की सोच रही है। अब क्या सोच रही है आगे की कि बीजेपी अब वहां हिंदुत्व कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है, और उसमें मदद किया बीजेपी को डीएमके के नेताओं ने। आपको याद होगा एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन, जो कि वहां उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में क्या बिच्छू वगैरह से तुलना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बीजेपी को यह मौका मिला कि वहां पर भी जो है मतलब हिंदुत्व का कार्ड खेले। अब बीजेपी पर आरोप लगाया है, ये बीजेपी ने नहीं कहा कि हम अयोध्या बनाना चाहते हैं वहां, बल्कि बीजेपी पर आरोप लगाया है एमके स्टालिन ने कि बीजेपी तमिलनाडु में भी धार्मिक कार्ड खेलकर धार्मिक वैमनस्यता फैलाना चाहती है, और उसके लिए ये दीपम विवाद जो है ना, ठीक है, उसको बीजेपी मुद्दा इसीलिए बना रही है जिससे कि वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण हो सके। दीपम विवाद क्या है? दीपम विवाद है कि तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर जो एक मंदिर है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, ठीक है, वहां उसी के बगल में जो है वहां एक दरगाह भी है। तो चूंकि वहां पर दीप जलाने से रोक दिया सरकार ने, फिर वहां कोर्ट ने अदालत के आदेश से वहां दीप जलाने की परमिशन मिली। अब बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया है। वहां पर जाकर जो है अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुण्यतिथि था, 6 तारीख को पुनर्निर्माण दिवस था। उस दिन जो वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, नयनार नागेंद्रम, ठीक है, जो अभी 2025 में ही अध्यक्ष बनाया गया उनको अन्ना मलाई के जगह पर, ठीक है, एक आक्रामक छवि के नेता हैं। ठीक है, तो उन्होंने घोषणा किया है कि भाई अगर जो एमके स्टालिन ने कहा कि बीजेपी अयोध्या बनाना चाहती है तमिलनाडु को, तो उन्होंने कहा जवाब में कि भाई अयोध्या बनाना कोई बुरी बात थोड़े है। अयोध्या अगर बनेगी अगर तमिलनाडु तो और अच्छी बात है ना कि यहाँ राम राज्य आएगा। ठीक है, राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब होता है सुशासन। ठीक है, और उसमें भी जिस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा कहा, ठीक है, उस कारण से यह मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ तमिलनाडु की राजनीति में दिख रहा है। वहीं एमके स्टालिन बीच में भी स्टालिन ने जो वक्तव्य दिया था सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, उसके पूरे देश भर में जो है उसकी आलोचना हुई थी, और हिंदू वोट जो है और पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। तमिलनाडु में हमको लगता है इस दीपम विवाद के कारण जो है वो हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो पाएगा, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना दिख रही है क्या प्रदीप जी? नहीं, देखिए वहां सबसे बड़ा चीज क्या, अब ये मामला दीपम विवाद जो है, दीप जलाने का मामला जो है, वो तो अदालत के अवमानना का केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अब सुनवाई होने वाला है अगले सप्ताह। ठीक है, एक तो ये वहां का मतलब सच्चाई है, लेकिन ये बीजेपी आरोप लगा रही है डीएमके पर कि अदालत के आदेश का पालन करने में रुकावट डाल रही है डीएमके। मतलब डीएमके वहां हिंदू विरोधी काम कर रही है। जनता में इसका आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। हाँ, नहीं, देखिए तमिलनाडु एक तरह से कह सकते हैं आपकी तमिलनाडु वो पहला राज्य था भारत का जहां पर कि सनातन के खिलाफ एक प्रकार का मतलब एक माहौल जो क्रिएट किया गया। अब यही कारण रहा कि आप देखिए न केवल सनातन के खिलाफ बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के खिलाफ भी देश की मुख्य धारा से अगर थोड़ा सा, चाहे वो हिंदी विरोध हो, चाहे वो मतलब हिंदी विरोध कर लीजिए या फिर मतलब केंद्र का विरोध कर लीजिए, भाषा विवाद सुलझता रहा है। कई कारण है, उसके कई कारण है। उसका आप कारण देखिएगा तो आजादी के बाद ही जिस प्रकार से तमिलनाडु के थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, आपको पता है सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति पद के लिए 2 उम्मीदवार थे। लेकिन उन दिनों 47 में सबसे पहला राष्ट्रपति बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को, तो उसकी एक प्रतिक्रिया हुई। उसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया हुई तमिलनाडु में कि हिंदी को माने राष्ट्रभाषा नहीं बनाना है, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया तमिलनाडु ने। ठीक है, तो तमिलनाडु में एक तरह से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के मतलब सेंटिमेंट से जो है खिलवाड़ होते रहा है। नहीं, लोग भड़काते रहे। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के लोग कोई भारत विरोधी है, ऐसा कोई। अगर
माने तमिलनाडु ने भारत के संस्कृति में इतना बड़ा योगदान तमिलनाडु का रहा है कि आज भी आप चले जाइए, जितनी भी संस्कृति से जुड़ा हुआ लोग, आपको भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कस्टम जितना तमिलनाडु की राजनीति, तमिलनाडु के समाज में प्रिवेल करता है, उतना उत्तर भारत में नहीं है। मैं बताऊं आपको निश्चित जी, बिहार में आप देखिए शादी विवाह जब होता है, उत्तर प्रदेश में शादी विवाह होता है, अधिकतर शादी विवाह में देखेंगे आप या किसी का बर्थडे मनाने में देखेंगे आप, अंग्रेजी परंपरा से लोग केक काटेंगे, अंग्रेजों की तरह जो है मैंने और सब काम जो है करेंगे, वैवाहिक रिचुअल्स जो है वो अंग्रेजों का नकल करते हैं। लेकिन आज भी आप दक्षिण भारत में चले जाइए, आपको अंग्रेजों का नकल करने का कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा। कंप्लीट सनातन सभ्यता का पालन जो है, वो लोग जो प्राचीन सभ्यता जो हिंदू सभ्यता रही है उसका पालन करते हुए तमिलनाडु के लोग निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति की पूरी झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए वहां जो ये मुद्दा है अब वो राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये दीपम विवाद जो है, ये तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर जो मंदिर का मामला है, वहां दीप जलाने का मामला है, ये सब और सब इसलिए बना है कि चूंकि एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन, और याद रखिए डी राजा का भी जो बयान आया था, उसके अलावा एक और मंत्री थे तमिलनाडु की सरकार में, नाम ध्यान से हट रहा है, ठीक है, उन्होंने भी जिस प्रकार से लगातार सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ, ठीक है, बयानबाजी करते रहे, उसकी भी प्रतिक्रिया हुई है कि वहां पर तमिलनाडु में अब एक बड़ी आबादी है, ठीक है, वो आबादी जो है उसको लगता है कि नहीं यार नरेंद्र मोदी जो है ना वो कुछ माने ये संस्कृति मतलब भारत के गौरव को फिर से बहाल करने का प्रयास है। आप देखिए कि जब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में गए हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के वेशभूषा में वही लुंगी, वही व्हाइट शर्ट पहनकर, मतलब जिस वेशभूषा में पी चिदम्बरम वहां जाते हैं, रैलियां करते हैं, उसी वेश में प्रधानमंत्री रैली करते हैं, वहां पर रोड शो। आप देखिए जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, चाहे वो मदुरई हो, चाहे वो चेन्नई हो, तमिलनाडु, कन्याकुमारी हो, कई बड़े बड़े शहरों में मैंने वहां जो है मैंने प्रधानमंत्री के रोड शो में इधर हाल के दिनों में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है और हिंदू संस्कृति के प्रति जो रुझान शुरू से दक्षिण भारतीय लोगों का रहा है, तो अभी जो वहां पर दीपम विवाद का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, हमको लगता है कि इसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाया करता है। अभी हाल के जितने भी विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में आगे जो विधानसभा चुनाव होना है, तमिलनाडु में भी वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। हिंदू वोट का ध्रुवीकरण और सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है, ये एक प्लस पॉइंट साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं सही है, देखिए है क्या ना कि ये डीएमके भी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बिछाए जाल में फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, जैसे अपनी गलतियों से ही आज डीएमके की ये स्थिति हो गई है कि डीएमके के स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब शांति और एकता होता है, ठीक है, भारतीय संस्कृति जो है कभी भी विभाजन पैदा करना नहीं जानती, ठीक है, बीजेपी के लोग यहाँ विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, दंगा कराना चाहते हैं। मतलब अब उन्होंने मैंने ये स्वीकार कर लिया कि सनातन धर्म बुरा नहीं है, आध्यात्मिकता बुरी नहीं है, हिंदुत्व बुरा नहीं है, बीजेपी बुरी है। पहले क्या कहते थे? पहले कहते थे कि सनातन धर्म बिच्छू का डंक है, डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह से जो है, ठीक है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो है आपको तमिलनाडु में दिखेगा। तमिलनाडु की राजनीति में ये पहली बार ऐसा दिख रहा है जब वहां पर जो है बड़े बीजेपी एक मतलब 1967 से पहले कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व हुआ करता था वहां, ठीक है। जिस मजबूती से कांग्रेस का नाम लिया जाता था, उतनी ही मजबूती से अब वहां पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। कांग्रेस तो वहां बी टीम बनी हुई है डीएमके का, ठीक है, लेकिन आज बीजेपी आप नहीं कह सकते कि एआईएडीएमके की बी टीम है, बल्कि लीड लेता हुआ दिखाई पड़ा। बीजेपी एआईएडीएमके के भी जितने फैक्शंस हैं, तीनों गुट है, दिनाकरन का गुट है, पलानीसामी का गुट है, सब शशिकला का गुट है, सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास बीजेपी कर रही है। आप देखिए ना, पीएमके में एस रामदास और ए रामदास दोनों बाप बेटा में झगड़ा है, विवाद है, लेकिन इन दोनों बाप बेटा को भी कैसे एक साथ साधा जा सके,
इसके लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि डीएमके के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका अत्यधिक अधिकाधिक लाभ जो है बीजेपी उठाने में कामयाब हो सके। और उसके लिए ये दीपम का मामला जो है ये बीजेपी के लिए एक तरह से कह सकते हैं सोने पे सुहागा बनकर आया है, जिसके लिए जिम्मेवार जो है आप कह सकते हैं कि डीएमके खुद है। डीएमके ने खुद अपने पैर पे जो है कुल्हाड़ी मारने का मुद्दा उठाकर जो है पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। चलिए देखते हैं आगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे ये मुद्दा और गरमाएगा और तमिलनाडु में भी अयोध्या कार्ड जो है सफल हो पाएगा कि नहीं, ये तो आने वाले समय में। एक बात है निशित जी, देखिए जानते हैं जब भी बात आती है अयोध्या की, जब भी बात आती है उत्तर प्रदेश, तभी ध्यान जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। तो क्या तमिलनाडु में अयोध्या दोहराया जाएगा? मतलब क्या तमिलनाडु में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी? इसका जवाब एक है जो मेरे हिसाब से कि क्या बीजेपी को कोई कल्याण सिंह मिलेगा क्या तमिलनाडु में? यह भी महत्व का विषय है। ये भी कि क्या कोई कल्याण सिंह मिलेगा, कोई योगी आदित्यनाथ मिलेगा बीजेपी को? चूंकि देखिए केवल अकेले मोदी के सहारे जो है तमिलनाडु बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। वहां का स्थानीय नेता को जो है आगे आना होगा। चाहिए, ठीक है। जैसे कांग्रेस भी 67 से पहले जब जब सरकार में आई तब कांग्रेस के पास स्थानीय छत्रप भी हुआ करते थे, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजनीति से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मोदी के साथ एक क्षेत्रीय स्तर पर तमिलनाडु में जब कोई चेहरा, जिसे अगर हम तमिलनाडु का अयोध्या मान लें, हम अगर दीपम विवाद को राम जन्मभूमि का विवाद मुद्दा मान लें, अगर उससे तुलना करें अगर, तो निश्चित रूप से वहां पर बीजेपी को एक कल्याण सिंह या बीजेपी को एक योगी आदित्यनाथ की भी जरूरत है। अब वो योगी आदित्यनाथ नयनार नागेंद्रम है कि अन्ना मलाई कल्याण सिंह बनेंगे, क्योंकि कल्याण सिंह की छवि एक प्रशासक की रही है न, तो वैसे ही अन्ना मलाई की छवि एक अच्छे प्रशासक की है, तो कौन कल्याण सिंह बनेंगे और योगी आदित्यनाथ क्या नयनार नागेंद्रम उस भूमिका में आते हैं? अब इस पर भी निर्भर करेगा बीजेपी की सफलता वहां। इसका उत्तर तो समय देगा और समय का इंतजार करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कुछ भी उलटफेर हो सकता है और आज हम चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। नहीं, समाप्त करने से पहले एक काम और दर्शक से कीजिए कि अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि हमारे विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं। आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाएगी या नहीं करा पाएगी? आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, ईमानदार पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पॉलिटिकल आइडिया के अगले अंक में अब आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।